हेलो स्टूडेंट्स, रेमेडी लेक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आरपी सिंह आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक विशोषण। ठीक, विशोषण के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन आपने पढ़ा था। एडसॉर्प्शन ये था आपका अधिशोषण। क्या था बेटा? ये अधिशोषण। ठीक है, और आज हम लोग किसके बारे में सीख रहे हैं? डिसॉर्प्शन के बारे में। अधिशोषण का विपरीत प्रक्रम है ये बेटा। कौन सा प्रक्रम है? विपरीत प्रक्रम, विशोषण। अधिशोषण में क्या होता था? अधिशोषक की सतह पर, किसकी सतह पर बेटा? अधिशोषक की सतह पर अन्य पदार्थ के कण, अधिशोषक की सतह पर अन्य पदार्थ के कण आकर क्या होते थे बेटा? इस पर जुड़ते थे। किसमें? अधिशोषण में। पर अधिशोषक में क्या होगा? जो अधिशोषक की सतह पर कण जुड़े हुए हैं, जो अधिशोषक की सतह पर कण जुड़े हुए हैं बेटा, ये इसकी सतह से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रक्रम को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? विशोषण। ठीक, तो ये स्वतः तो नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि अधिशोषण तो कैसा प्रक्रम था बेटा? स्वतः। पर यहां पर ये जो हटने के प्रोसेस है ये स्वतः नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जानते हो ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से जो बंध बने हुए हैं वो बंध क्या होने लगेंगे बेटा? टूटने लगेंगे। ताप बढ़ाने से वो बंध टूटने लगेंगे, और जब वो बंध टूटेंगे तो ये कण जो है हमारे अधिशोष्य के, वह अधिशोषक की सतह को छोड़कर यहाँ से हटने लग जाएंगे। तो एक तो हमारे पास क्या तरीका है यहाँ से कण को हटाने का? ताप बढ़ाकर, ताप बढ़ा देंगे। आप लोगों को पता हो, जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया था भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों में, तो देखो भौतिक अधिशोषण में क्या हो रहा था बेटा? टेम्परेचर के साथ साथ भौतिक अधिशोषण की दर क्या हो रही थी? घट रही थी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा अधिशोषण क्या हो रहा था बेटा? कम हो रहा था। और जबकि हम लोग रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण की दर पहले बढ़ी थी, पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फिर बेटा क्या हो जाती है? घट जाती है। मतलब टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाना चाहिए आपका, तो अधिशोषण की दर क्या होगी? घटना स्टार्ट हो गई। जब अधिशोषण की दर घटना स्टार्ट हो गई, उसी समय पर क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा? विशोषण स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? विशोषण। तो आप लोगों को मुझे लग रहा है कि इस बात समझ में आ गई होगी ताप का इफेक्ट विशोषण पर क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है, वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की सतह पर, किसी पदार्थ की सतह पर जुड़े कणों को, किसी पदार्थ की सतह पर जो कण जुड़े हुए थे पहले से, जुड़े कणों को ताप बढ़ाकर, ताप बढ़ा के आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो, या फिर दाब घटाकर सतह से क्या हटाया जाता है? विशोषण कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ की सतह पर जुड़े कणों को ताप बढ़ाकर, तो आप लोग अंडरलाइन कर लोगे, एक तो ताप बढ़ाकर या फिर दाब घटाकर सतह से हटाया जाता है, विशोषण कहलाता है। क्लियर हुई बात? तो विशोषण आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए, हम लोग विशोषण और अधिशोषण के लिए ग्राफ खींच रहे हैं, दोनों के लिए एक साथ। ठीक, यहां पर समय है, समय, और यहां पर अधिशोषण और विशोषण दोनों की दर ली जाएंगी। यहाँ पर अधिशोषण और विशोषण दोनों की दर ली जाएंगी। ठीक, तो आप लोगों को पता है अधिशोषण समय के साथ साथ क्या होता था बेटा? घटता जाता था। कल मैंने आप लोगों को समझाया था, अधिशोषण में क्या होता था? ये सतह पर आकर किसी दूसरे पदार्थ के कण जुड़ते हैं, तो जब कण जुड़ते हैं तो सतह पर धीरे धीरे जो स्पेस है वो क्या होता जाता है बेटा? कम होता जाता है। जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है? कम। और जैसे जैसे रिक्त स्थान कम हो जाएगा तो यहाँ पर आकर नए जो कण जुड़ रहे हैं उनकी जुड़ने की जो दर है वो क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। जब वो दर घट गई तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी अधिशोषण की दर भी क्या हो रही है बेटा? घट रही है। तो इसका मतलब अधिशोषण की दर पहले क्या होगी बेटा? अधिकतम होगी। जब हम लोग क्या कर रहे होंगे? अधिशोषण स्टार्ट करेंगे, तो हमने ये ग्राफ ऊपर से लिया, यहाँ पे दर हमारी क्या? मैक्सिमम। और देख रहे हो आप धीरे 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 जैसे जैसे मैं समय बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरी अधिशोषण की दर क्या होती जा रही है बेटा? घटती जा रही है। ये रही अधिशोषण की दर क्या होती जा रही है बेटा? घटती जा रही है। तो बिल्कुल सही हम लोगों ने ग्राफ बनाया। ये ग्राफ पहले क्या था? अपना मैक्सिमम, उसके साथ साथ फिर क्या होता जा रहा है? समय के साथ साथ घटता जा रहा है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि समय t इक्वल टू 0 पर है ना, जब हमारा क्या हो रहा है? अधिशोषण हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस समय पर हमारी अधिशोषण की दर क्या होगी? मैक्सिमम।
पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हमारी अधिशोषण की दर घटती चली जाएगी। तो ये ग्राफ हमारा बेटा किसका है? अधिशोषण का। किसका ग्राफ है? अधिशोषण या एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा विशोषण की। विशोषण में क्या होगा बेटा? सतह से कण क्या होने? हटने। अब देखो यहाँ पर पहले से ही क्या है, ये कण जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में यहाँ पर थोड़ा बहुत तो बॉन्डिंग होगी। जब बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर स्पेस भी कम है, तो इसे मूव करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है, तो ये धीरे धीरे हटेंगे। जब धीरे धीरे हटेंगे तो स्टार्टिंग में हमारी दर क्या हो जाएगी? कम। जैसे जैसे यहाँ पर स्पेस तैयार होता चला जाएगा और वैसे वैसे इसकी दर भी क्या होती चली जाएगी बेटा? विशोषण की बढ़ती चली जाएगी। तो विशोषण की दर स्टार्टिंग में क्या बेटा? कम है, और फिर एक समय के बाद विशोषण की दर क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। इस तरीके से ये हमारा ग्राफ किसका आ गया बेटा? विशोषण का। तो आप लोगों ने देखा कि विशोषण की दर समय के साथ साथ क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। यह है विशोषण का ग्राफ। ये वाला ग्राफ जो है आपका, ये किसका बेटा? विशोषण। तो विशोषण की दर समय के साथ साथ क्या होती है? बढ़ती है। और जहां पर अधिशोषण, वह समय जहां पर अधिशोषण और विशोषण की दर बराबर हो जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि वह साम्य अवस्था पर है। किस पर आ गया? साम्य अवस्था पर। क्लियर है पॉइंट? तो मुझे लगता है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि विशोषण और अधिशोषण के ग्राफ किस तरीके से है। अधिशोषण की दर समय के साथ साथ क्या होती है बेटा? घटती चली जाती है, जबकि विशोषण की दर समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। और वह क्षण, वह समय जहां पर, ये समय है वह क्षण जहां पर अधिशोषण और विशोषण दोनों की दर क्या हो जाए बेटा? बराबर। देखो यहाँ पे दोनों की दर बराबर है नहीं? तो इस पॉइंट पर जो भी अधिशोषण की दर होगी वही किसकी है बेटा? विशोषण की। जब दोनों दर बराबर होंगी तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे कौन सी अवस्था प्राप्त होगी हमें? साम्य अवस्था। जब अग्र क्रिया और पश्च क्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं तो वहां पर कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाती है आपको? साम्य अवस्था। चलिए, इसी के साथ आप लोगों ने क्या समझ लिया बेटा? ये विशोषण। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये आपकी यहाँ पर क्या लिखी हुई है? इसकी डेफिनेशन, और ये इसका क्या बेटा? कर्व है। अगर आपसे पूछे अधिशोषण की दर समय के साथ साथ, तो आप लोग क्या टिक कर क्या होगे? घटती है। और अगर आपसे पूछे विशोषण की दर समय के साथ साथ, तो आप लोग क्या टिक कर क्या होगे? बढ़ती है। क्लियर है पॉइंट? साम्य अवस्था कब प्राप्त होती है? जब अधिशोषण की दर और विशोषण की दर दोनों क्या हो जाती हैं? बराबर। क्लियर है पॉइंट? सभी को समझ में आ गया? चलिए अगला, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक क्या हो गया? विशोषण कंप्लीट। अब अगला टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वो पढ़ा रहा हूं शोषण। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? शोषण। जहां पर अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? शोषण। अगर आपसे शोषण पूछा जाए बेटा, शोषण किसे कहते हैं? ठीक है, शोषण। शोषण को हम लोग कहेंगे सॉर्प्शन। सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन में आप लोग याद रखना कि जब अधिशोषण के साथ साथ क्या हो रहा हो बेटा? विशोषण भी हो रहा हो। अधिशोषण प्लस अवशोषण दोनों एक साथ हो रहे हो, तो हम लोग कहेंगे कि यह प्रक्रम शोषण है। क्लियर है पॉइंट? अधिशोषण और अवशोषण के प्रक्रम जो दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? शोषण। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जब हम लोग चौक को स्याही में डिप करते हैं। किस में डिप करते हैं बेटा? स्याही में। ये स्याही है, ठीक है। जब हम लोग चौक को किस में डिप करते हैं बेटा? स्याही में। तो आप लोगों को पता है कि चौक की सरफेस पर, चौक की सरफेस पर केवल और केवल कौन सा घटक रह जाता है? रंगीन घटक। चौक की जो सरफेस है, पृष्ठ है, उस पर कौन सा घटक रहेगा? रंगीन घटक। किसका? स्याही का। रंगीन घटक पृष्ठ पर। और रंगीन घटक पृष्ठ पर अगर रह रहा है तो पृष्ठ की घटना को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? अधिशोषण। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा हो गया? अधिशोषण हो गया। इसके साथ साथ आपको पता है कि स्याही में रंगीन घटक के साथ साथ विलायक भी है। तो विलायक इसके किस भाग में जाएगा बेटा? स्थूल भाग में, आंतरिक भाग में। और आंतरिक भाग में जब जाएगा विलायक, तो यह घटना हमारी क्या कहलाएगी बेटा? अवशोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? अवशोषण। ठीक है, अवशोषण कहलाएगी। तो इसी के साथ आप लोगों को यह समझ में आ गया शोषण। तो शोषण के लिए आप क्या लिखोगे? वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण व अवशोषण साथ साथ होते हैं क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। और एग्जाम्पल के लिए आप लोग चौक को जब आप किसी स्याही में डुबोते हो तो स्याही का रंगीन घटक केवल और केवल चौक के पृष्ठ पर अधिशोषित होता है, जबकि विलायक
स्थूल या फिर आंतरिक भाग में, स्थूल या फिर आंतरिक भाग में क्या हो जाता है बेटा, पहुंच जाता है या अवशोषित हो जाता है। इसी के साथ ये टॉपिक साथ में आप लोगों का अधिशोषण कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। पहले मैंने अधिशोषण पढ़ाया था आपको, फिर अधिशोषण के मैंने आपको क्या बताया था, लक्षण बताए थे। अधिशोषण के लक्षण के बाद फिर अधिशोषण क्यों होता है इसका मैंने कारण बताया आपको। अधिशोषण के कारण के बाद फिर हमने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण सीखा, अधिशोषण के प्रकार। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बाद हम लोगों ने अवशोषण सीखा। फिर अवशोषण के बाद हमने अवशोषण व अधिशोषण में अंतर सीखा। क्या सीखा बेटा, अवशोषण व अधिशोषण में अंतर। उसके बाद फिर मैंने आपको एक परिभाषा सिखाई बेटा विशोषण की, कि विशोषण किसे कहते हैं, और सबसे लास्ट में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया बेटा शोषण। ठीक है, अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का है अधिशोषण के अनुप्रयोग। ठीक है, अधिशोषण के क्या क्या अनुप्रयोग है, जैसा कि आप लोग जानते हो गैस मास्क बनाने में। ठीक है, जैसे जो व्यक्ति कोयले की खदानों में काम करते हैं तो वहाँ तो देखिए कोयले की खदानों में विषैली गैसें होती हैं, तो कोयले की खदानों में अगर विषैली गैसें हैं तो वहाँ पर जो व्यक्ति हैं सांस लेते समय ये विषैली गैसें उनके अंदर चली जाएंगी तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उनके मास्क बना दिए जाते हैं, वो इन विषैली गैसों को क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। तो इसका पहला अनुप्रयोग क्या हो गया, गैस मास्क बनाने में। दूसरा आपका उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। कहीं पर अगर हमें उच्च निर्वात उत्पन्न करना है तो वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज कर लेंगे, अधिशोषण का। ठीक, तीसरा आपका क्या है, रंगीन घटक को हटाने में। किसी पदार्थ में कोई रंगीन घटक है और अगर उसे हमें हटाना है तो रंगीन घटक को हटाने में भी हम लोग किसका यूज कर लेते हैं बेटा, अधिशोषण का। जैसे मैंने आपको बताया था चीनी का जो विलयन है, अपरिष्कृत जो शर्करा है, अपरिष्कृत शर्करा पीले रंग की होती है बेटा। कैसा रंग होता है उसका, पीला। अब जबकि आप लोग देखते हो चीनी हम लोग जो खाते हो कैसी है बेटा, सफेद रंग की है। तो उसमें से जो पीला घटक हम लोग हटा रहे हैं वो किसके द्वारा हटा देते हैं बेटा, जांतव चारकोल के द्वारा। किसके द्वारा, जांतव चारकोल। और जांतव चारकोल की सतह पर यह पीला भाग जो रंगीन घटक है ये क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे तीसरा इसका अनुप्रयोग क्या लिख दिया, रंगीन घटक को हटाने में। एक हम लोग मेथड पढ़ेंगे धातु कर्म में, झाग प्लवन विधि, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं बेटा, झाग प्लवन विधि के द्वारा सांद्रण करते हैं अयस्क का। तो वहां पर भी हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, अधिशोषण का। किसका यूज करते हैं, अधिशोषण का। इसके साथ साथ वायु में अगर नमी आ जाए तो उसे शुष्क करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, अधिशोषण का। किसको, वायु को शुष्क करने के लिए। जब वायु में नमी होती है तो उसमें से आर्द्रता को हम लोग सिलिका जेल पे क्या करा लेते हैं बेटा, अधिशोषित करा लेते हैं। तो ये कुछ अनुप्रयोग हैं किसके, आपके अधिशोषण के। और मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे। पहला मैंने बताया आपको गैस मास्क बनाने में, दूसरा बताया मैंने उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, तीसरा बताया मैंने आपको रंगीन घटक को हटाने में, चौथा बताया मैंने आपको झाग प्लवन विधि में अयस्क का सांद्रण करने में। ठीक है, और एक बताया मैंने आपको नम वायु में से आर्द्रता को हटाने में। इसी के साथ ये टॉपिक आप लोगों का पूरा कंप्लीट। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, उत्प्रेरण। तो इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको याद आ रहा हो, अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलॉइड। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उत्प्रेरण नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करो इसे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।